नमस्कार, योर मनी दिवाली स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। लोन लेना इस महंगाई के ज़माने में सभी के लिए ज़रूरत बन गया है। ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं उठाने के लिए हर चीज़ अब EMI पर मिल रही है और इस फेस्टिव सीजन के दौरान तो ज़्यादातर बैंक एक से बढ़कर एक अच्छे ऑफर्स भी लेकर आए हैं। किसी की प्रोसेसिंग फीस घट गई है तो कोई बेस रेट पर होम लोन दे रहा है। कैसे चुने सबसे सस्ता लोन? लोन से पहले किन बातों का रखे ध्यान? कैसे घटाएं लोन का बोझ? ये बताने के लिए आज मेरे साथ हैं अपनापैसा.com के हर्षवर्धन रुंगटा और फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या। चर्चा की शुरुआत करते हैं अर्नव जी आपके साथ। अमूमन हम जब जानते हैं कि सपनों का आशियाना जो है हर कोई बनाना चाहता है, उनका तो ख्वाब होता है। ऐसे में होम लोन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेस्टिव सीजन का माहौल है जहाँ पे कई तरह के ऑफर्स यहाँ पे ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। बताएं, होम लोन लेने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? किस तरह की रिसर्च, किस तरह की जाँच पड़ताल होनी चाहिए? अगर आप कोई होम लोन लेने जाए तो पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि आपके पूरे परचेज का कितना वैल्यू आप होम लोन से फंड करते हो, क्योंकि बाकी का जो परसेंटेज है वो आपको एक अपफ्रंट पेमेंट देना होगा। ये इतना करना ज़रूरी है क्योंकि आपको ये देखना होगा कि जो EMI आपका आता है वो क्या आपके लिए अफोर्डेबल है कि नहीं, क्योंकि आज अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं है। आपको देखना चाहिए कि आगे जाते हुए जैसे आपके लाइफ में ये सभी सिचुएशंस बदलेगी तब क्या वो अफोर्डेबल रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम यंग होते हैं, ऐसा लोन ले लेते हैं, तब हम ये नहीं सोचते कि आगे जाके किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो फाइनेंसिस पे किस प्रकार का बोझ पड़ेगा। तो ये अफोर्डेबिलिटी EMI के बारे में देखना ज़रूरी है। फिर ये देखना ज़रूरी है कि आप कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे पे करोगे, क्योंकि ये एक लंबा लोन है। 15 साल 20 साल इतना टेन्योर कॉमन रहता है। तो उसमें आपको आज के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में सोचना नहीं है, आगे जाके क्या होगा ये सोचना है। यानी कि अगर जब आप लोन लेने जाए तब इंटरेस्ट रेट्स हाई हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप फ्लोटिंग रेट लोन लें, ताकि जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाए तो आपको उसका बेनिफिट मिले। तो उस प्रकार से आपको इंटरेस्ट रेट के पर भी ध्यान रखना चाहिए। इन एडिशन आप कौन से चार्जेस इसमें पे कर रहे हो वो भी देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए एक फाइनल कॉस्ट बन जाता है। तो अगर आपने ये सब चीज़ें पहले देख ली हो तो तब आपका प्लानिंग ईजियर हो जाता है, और आपको जब आप वेरियस ऑफर्स कंपेयर करते हो तब आपको डिसीजन मेकिंग भी ईजियर हो जाता है। यहाँ पर आते हैं बैंकों के चुनाव पर। बैंकों का चुनाव कैसे करना चाहिए होम लोन लेने से पहले? आपके पास आज देखिए तो मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शन है, यानी कि बैंक्स है, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी है। तो एक चीज़ तो आपको यह देखनी है कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ एक फेवरेबल रिलेशनशिप रखते हो, क्योंकि उसका भी आपको फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब आप इंस्टीट्यूशन चूज़ करें तब देखिए कि ये किस प्रकार की फैसिलिटीज़ देते हैं, यानी कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या कन्वीनियंस दे रहे हैं, क्या जब आप अगर आपको लोन प्रीपे करना हो तो क्या उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है, नहीं है, किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस है, ये सब आपको पहले से ही देख लेना पड़ता है। तो जिस प्रकार जो बैंक आपको एट द मोमेंट अच्छी कन्वीनियंस फैसिलिटी दे, आपको उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप भी हो या ना हो, फिर भी आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, तो उस हिसाब से आप एक फाइनल इंस्टीट्यूशन चूज कर सकते हैं। हर्ष, यहाँ पर जानना चाहेंगे, अब फेस्टिव सीजन है, ऐसे में कई तरह के ऑफर्स आ रहे हैं होम लोन को लेकर, तो इनमें किस तरह से हम सावधानी हमें बरतनी चाहिए, किस तरह से चुनाव करना चाहिए, और होम लोन फिक्स्ड रेट पे लेना चाहिए या फ्लोटिंग रेट पर? तो खैर पहली बात, होम लोन एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और अल्टीमेटली होम लोन में कोई बहुत ज़्यादा फेस्टिवल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह में ऑफ मिलता है। बिल्कुल। तो ठीक है, मेरे ख्याल से उस प्रोसेसिंग फ़ी से आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो जो बाकी बुनियादी चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने जैसे कहा फिक्स्ड और फ्लोटिंग, तो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली फिक्स्ड रेट्स बहुत ही महंगी मिलती हैं। आज अगर हम फिक्स्ड रेट 20 साल की बात करें तो 12.25% पे मिलता है, जबकि फ्लोटिंग रेट आपको 10.25 से 10.5 यानी 1.25 से 1.5% का मार्जिन, प्लस जो फिक्स रेट है, सो कॉल्ड फिक्स रेट है, उसमें एक बड़ा ही फनी क्लॉज होता है कि अगर मनी मार्केट क्लॉज चेंज हो जाएगा तो वो फिक्स रेट फिक्स रहेगा कि नहीं ये कहना भी मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से
फ्लोटिंग के अलावा कोई विकल्प, सीरियस विकल्प मेरे ख्याल से नहीं है। एक विकल्प अब इन दिनों में है, वो डुअल रेट लोन्स का है, यानी 1 या 2 साल का फिक्स्ड और बाद में फ्लोटिंग। वो फिलहाल चूंकि इन दिनों में इंटरेस्ट रेट्स थोड़ी बढ़ने के चांसेस हैं, तो थोड़े से कम दिनों के लिए फिक्स्ड हो, 1 साल के लिए फिक्स्ड हो और अच्छी रेट पे फिक्स्ड हो, 10.25 के आसपास पे फिक्स्ड हो, और उसके बाद फ्लोटिंग में स्प्रेड आपका बेस रेट के ऊपर कम हो, तो वो एक अच्छा विकल्प है। सो कंप्लीट फिक्स्ड नहीं है, 1 साल के लिए, मैक्सिमम 2 साल के लिए, उससे ज़्यादा साल का फिक्स्ड ना करें, बिकॉज उसके आगे शायद रेट गिर जाए। बिल्कुल, तो 1 या 2 साल के लिए आप फिक्स्ड रेट पर ले सकते हैं, उसके बाद फ्लोटिंग रखने में ही समझदारी। अर्नव, यहाँ पे समझना चाहेंगे ईएमआई का बोझ आप पर कम से कम पड़े, तो जाहिर तौर पे इसके लिए होम लोन लेने से पहले आपको प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि आपका इतना बड़ा गोल है ये, तो उसके पहले किसी तरह की खास इन्वेस्टमेंट भी आपको करके रखनी चाहिए ताकि ईएमआई का बोझ कम से कम पड़े आप पर। तो किस तरह से इस दिशा में जाया जा सकता है? इसमें जाने के लिए आप 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो पहले से प्लानिंग कर दीजिए कि मुझे इतने वैल्यू का जो होम खरीदना है, उसके लिए मैं जो अपफ्रंट अमाउंट दूंगा वो कितना दूंगा, तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पहले से कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको अगर होम खरीदना है तो आप 1 साल पहले ही जाके और बोले कि नहीं, अभी मुझे जो भी है मैक्सिमम लोन मैं ले लूँगा क्योंकि उससे ही मेरा पूरा फाइनेंस होगा। तो अगर आपने थोड़ा पहले से प्लानिंग किया होगा, स्पेसिफिक अमाउंट सेट असाइड किए होंगे, एसेट एलोकेशन में उसी तरह उसको इन्वेस्ट किया होगा, तो उससे आपको एक फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप देख लीजिए कि आपका ईएमआई आप किस प्रकार का अफोर्ड कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप लोन अमाउंट भी तय कर सकते हैं। उसमें एक एडिशनल पॉइंट ऑफ प्लानिंग ये होगा कि आपको पहले से ही थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आप ये लोन प्रीपे या रीपे कैसे करेंगे। क्या आप प्रीपे करोगे या आप नॉर्मल शेड्यूल पे जाओगे? इस प्रकार का अगर आपके पास क्लियर आइडिया हो तो उसी हिसाब से आप लोन भी ले सकते हैं, उसका प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टैक्स प्लानिंग भी आ जाएगा। तो वो सब तभी होगा जब आपने ये सब पहले से सोच लिया हो। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर आप अपने प्लानिंग में इंक्लूड करते हो तो आपका डिसीजन मेकिंग ईजियर हो जाएगा। हर्ष, घर बनाने का सपना है तो किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? एसेट एलोकेशन किस तरह का होना चाहिए? तो अगर मैं फ्यूचर में घर खरीदने के लिए सोच रहा हूँ, अभी ये डिपेंड करता है कि मैं कितना फ्यूचर में सोच रहा हूँ। जैसे कि अर्नव ने कहा, अगर नॉर्मली लोगों का 3 से 5 साल का नज़रिया होता है और नॉर्मली ये होता है कि मैं डाउन पेमेंट जमा कर लूँगा, तो उसमें 3 से अगर 5 साल है तो आपका इक्विटी एलोकेशन बहुत हाई नहीं हो सकता। अगर आप अग्रेसिव हैं तो आप बैलेंस्ड फंड देख सकते हैं, अगर आप अग्रेसिव हैं तो, वरना इक्विटी का एलोकेशन उसमें मेरे ख्याल से आप अगर 5 साल का नज़रिया है, 3 से 5 साल का, तो आप एक एग्रेसिव डेट फंड देख सकते हैं या कंजर्वेटिव डेट फंड देख सकते हैं। आई थिंक मेन इम्पॉर्टेंट बात जो लोग भूल जाते हैं कि अगर मैं प्लान आज 50 लाख के घर का कर रहा हूँ तो 5 साल बाद वो 50 का नहीं, 50 का घर है यानी मुझे डाउन पेमेंट के करीबन 10 से 15 लाख चाहिए। 5 साल बाद वो 10 से 15 नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि घर का भाव शायद बढ़ सकता है। तो आई थिंक दोनों प्लान करना बहुत ज़रूरी है कि डाउन पेमेंट भी बढ़ जाएगा, मेरा ओवरऑल लोन भी बढ़ जाएगा, उस समय होपफुली मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी, लेकिन डाउन पेमेंट के लिए कम से कम जो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा उसमें मुझे ये जो इन्फ्लेशन होगा प्राइसेस का, उसको टेक इनटू अकाउंट करके प्लानिंग करनी चाहिए। 3 से 5 साल का नज़रिया है तो इक्विटी आपकी मैक्सिमम 50, 60, 70% अगर आप बहुत अग्रेसिव हैं तो, वरना 15, 20, 25 अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो। चलिए, तो यानी होम लोन लेने से पहले आपको सभी तरह की रिसर्च वर्क करना बेहद ज़रूरी है और अपनी क्षमता को पहचानें, कितनी ईएमआई आप दे सकते हैं, उसी तक का आपको लोन लेने की ज़रूरत है। और घर खरीदने से पहले बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्लानिंग कर लिए। लेकिन अब होम लोन की चर्चा तो हो गई, लेकिन इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कंज्यूमर लोन और ऑटो लोन पर। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से स्वागत है आपका योर मनी दिवाली स्पेशल में। आज इस खास चर्चा में मेरे साथ है अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगटा और फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या। आपके सपनों के आशियाने के बाद बात करते हैं बाकी बची सुख सुविधाओं की, जिनके लिए हम लेते हैं
कंज्यूमर लोन और ऑटो लोन। तो सबसे पहले यहाँ पर अर्नब जी बात करेंगे कंज्यूमर लोन पर। फेस्टिवल्स के दौरान कंज्यूमर लोन्स की खास डिमांड होती है, बैंक्स भी कई तरह के ऑफर्स लेके आते हैं, रिटेलर्स के टाई अप होते हैं बैंकों के साथ कंज्यूमर लोन के लिए। कैसे चुनाव होना चाहिए फेस्टिवल के दौरान कंज्यूमर लोन लेने के लिए? पहली बात तो आपको ये देखना है कि आप जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो क्या आपको कोई प्रेफरेंशियल बेनिफिट मिलता है, यानी कि कभी कभी कोई रिटेलर या कोई स्पेसिफिक स्टोर का एक टाई अप होता है जिसमें आपको शायद कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिले। दूसरी बात यह है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान से देख लें, क्योंकि ये क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट किस मेथड से कैलकुलेट किया गया है, यानी कि एक फिक्स्ड बेस पे कैलकुलेट किया गया है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कैलकुलेट किया गया है। ये देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका एग्जैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप बेयर कर रहे हो वो कितना होगा। तीसरी बात आप ये देख लें कि आपको लोन कितने पीरियड के लिए मिल रहा है, और इसमें क्या होता है कि कभी कभी ईएमआई को इजी बनाने के लिए आपका पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। तो अगर ये पीरियड आपके नीड के साथ मैच ना करता हो तो आपको वही देखना है कि अगर मेरा थोड़ा ईएमआई ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन मैं उसी पीरियड के साथ स्टिक करूँगा जिसके लिए मैं रीपे कर सकूँ। वरना क्या होगा कि कभी कभी आप एक लोन लेने के पूरे चक्कर में अपना पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पहले ज़रूरी है, जिसके बाद आप एग्जैक्ट चॉइस कर सकते हो। बेस्ट डील अगर चुननी हो हर्ष, तो फिर क्या रणनीति या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? बेस्ट डील चुननी हो तो आई थिंक सबसे पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लोन के लिए तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपको लोन लेकर खरीदना है क्या। बिल्कुल। बहुत कम फाइनेंशियल प्लान्स ऐसे होंगे जिसमें लोन बैठेगा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए, तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमाउंट कंज्यूमर लोन्स की बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो मेरे ख्याल से अगर आप, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं कैश पैसे दूंगा तो मेरा रेट कम होगा क्या। अगर रेट कम होगा तो सो कॉल्ड जो ब्याज में मुझे छूट मिल रही है वो ब्याज की छूट नहीं है, उसके जो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ उसमें कीमत में घटाई है, वो मुझे कैश में लेता हूँ तो कितना मिलेगा। ये दो चीज़ देखो, उसके आगे मेरे ख्याल से तो फेस्टिवल हो चाहे कुछ भी हो, ब्याज की दरों में कोई बैंकों की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा कोई आपको आधा 1% का फ़र्क पड़ता है। कंज्यूमर लोन की अमाउंट इतनी नहीं होती, 50,000 70,000 लाख रुपए है, उस पर अगर आधा % का फ़र्क पड़ भी गया तो वो कोई बहुत सब्सटैंशियल फ़र्क नहीं है। तो रणनीति ये है कि लोन लेनी चाहिए कि नहीं ये आप नक्की करिए, और कैश प्राइस अगर कम हो रही है तो उसको आप मत जाने दें। ये दो चीज़ आप ज़रूर देखिए, बाकी मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। लेकिन ऐसे में ऑटो लोन लेते वक्त क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? ऑटो लोन में तो काफ़ी सारे आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि उसमें पहला तो एक रहेगा कि किस प्रकार कितना आपको लोन मिलता है, क्योंकि व्हीकल का कितना परसेंटेज आपको लोन मिलता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि आपके कितने चार्जेस आते हैं, यानी कि इसमें चार्जेस का लिस्ट काफ़ी हाई हो सकता है। प्रोसेसिंग फ़ीस रहती है, अगर आप प्रीपे करें तो उसके चार्जेस रह सकते हैं। उसके बाद कभी कभी आप डिफ़ॉल्ट करें तो अभी चार्जेस लग जाते हैं। तो ये इस प्रकार के आपको पूरा लिस्ट देखना चाहिए कि किन किन चार्जेस में एक स्पेसिफिक बैंक लगा रही है, क्योंकि उसमें क्या होगा, कभी कभी आपको जब आप सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बैंक दूसरे बैंक से कम ले रही है, पर लेकिन अगर आप ये सब पूरे चार्जेस जोड़ दें तो एंड ऑफ द डे शायद डिफरेंस उतना ना हो जितना आपको पहले दिखाई देता हो। तो चार्जेस आप ऐड कर दीजिए, देख लीजिए कि क्या है। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि जब कितने टेन्योर के लिए है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो कार लोन होती थी वो 3 साल तक होती थी, अब 5 साल 7 साल कॉमन हो गया है। तो उससे क्या है कि आपका ईएमआई कम हो जाता है। तो ईएमआई कम दिखाने के पूरे चक्कर में आप एक 7 साल का कार लोन ले लेते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो ऑफ लोन्स देखें तो सभी लोन्स ऐड होते जाएंगे, तो आपके ओवरऑल इनकम में से कितना परसेंटेज आता है वही भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या हो गया है कि एक कार, एक सिर्फ पहले क्या होता था कार होम ऐसे 2-3 चीज़ों पर ही लोन की एक आदमी लेता था। अभी तो क्या फ़ोन से लेके सभी पे एक ईएमआई चलता है। तो
पे आपको पता नहीं चलता क्योंकि ये रकम छोटी होती है, पर व्हेन इट लेकिन एड्स अप आपका लोन का पोर्टफोलियो बढ़ जाता है, जहाँ पे आपको सावधानी बरतने की बहुत 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 ज़रूरत है। तो ये तो बात हुई कंज्यूमर लोन की और ऑटो लोन की, लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे चर्चा पर्सनल लोन पर। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से स्वागत है आपका योर मनी दिवाली स्पेशल में। आज इस खास चर्चा में मेरे साथ है अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगटा और फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या। पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जो आपको बिना किसी सिक्योरिटी के बिना मिलता है, तो जाहिर है इसे लेने का फैसला सोच समझकर ही आपको करना चाहिए और इस लोन की ब्याज दरें काफ़ी ऊंची भी होती हैं। तो करते हैं अब इस पर चर्चा की किन स्थितियों में आपको ये लोन लेना चाहिए और पर्सनल लोन से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अर्नव यही जानना चाहेंगे कि वो कौन सी स्थितियाँ होती, सिचुएशंस होती हैं जब आपको पर्सनल लोन का रूट अपनाना चाहिए। अगर आपका ऐसा फाइनेंशियल पोजीशन हो जहां आपको शायद कोई अमाउंट थोड़े छोटे समय के लिए चाहिए और आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, यानी कि आप शायद थोड़े लिक्विड अमाउंट्स नहीं रख रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट्स भी थोड़े बेच नहीं सकते या सिचुएशन अच्छा नहीं होगा, तभी एक पर्सनल लोन लेना चाहिए। द मोस्ट एडवाइजेबल थिंग इज़ कि आप पर्सनल लोन नहीं लें, बिल्कुल। पर अगर आपके पास कोई चॉइस ना हो और कहीं से भी पैसा ना मिल रहा हो, पर ध्यान रखिए कि लंबे समय के लिए ना हो, और ओनली अदर ऑप्शन इज कि एक ही चीज़ आपको ये पर्सनल लोन अच्छा दिखा सकता है, वही कि एज कम्पेयर टू बोरोइंग अगेंस्ट अ क्रेडिट कार्ड, तो वहाँ यहाँ से भी रेट्स डबल हो जाएंगे। तो अगर आपको वो नहीं करना है तो पर्सनल लोन अच्छा है, वरना अदरवाइज तो आप पर्सनल लोन से दूर रहिए। लेकिन क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए पर्सनल लोन लेते वक्त? तो दो चीज़ें हैं। एक तो मेरे ख्याल से इमरजेंसी हो उसको छोड़ के और कोई रास्ते में पर्सनल लोन जस्टिफाइड नहीं लगता। एक सबसे बड़ी चीज़ जो लोग भूल जाते हैं वो होता है प्रीपेमेंट चार्ज। इनफैक्ट ऑल पर्सनल लोन्स और अदर लोन्स, ऑटो लोन्स एक्सेट्रा, 3-3, 4-4, 5-5% प्रीपेमेंट चार्ज होता है। अगर समय से पहले आप भुगतान करना चाहते हैं, आपके पास पैसे आ गए और आपने हाई ब्याज दे रहे हैं, आप पैसा बचाना चाह रहे हैं, तो 4-4, 5-5% प्लस सर्विस टैक्स उस पर प्रीपेमेंट चार्ज होता है। तो जैसे अर्नव ने कहा, अवधि अगर लेना पड़े तो अवधि सोच समझ के लीजिए, बड़ी अवधि मत लीजिए, क्योंकि बड़ी अवधि आप ये समझ के ले लेते हैं कि मैं पहले चुका दूंगा, मेरे पास आ जाएंगे। अब फिलहाल मैं ईएमआई का बर्डन नहीं लेता हूँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप जल्दी चुकाने जाएंगे तो कई लोन्स में तो 6 महीने तक अलाउड ही नहीं है। फर्स्ट 6 मंथ्स रीपेमेंट इज नॉट अलाउड एट ऑल। आप दे भी देंगे तो क्रेडिट आपको आपको पेमेंट डेट पर ही मिलेगा। उसके बाद भी प्रीपेमेंट चार्जेस कैन रेंज फ्रॉम 3.35% टू 5.55%। तो काफ़ी हाई प्रीपेमेंट चार्जेस हैं, उसका जरा ध्यान रखिए। बिल्कुल। तो अभी तक हमने यहाँ पे तमाम तरह के लोन्स पर चर्चा तो कर ली, लेकिन अर्नव सवाल ये आता है कि अपने लोन पोर्टफोलियो को मेंटेन कैसे किया जाए। अब अगर आप अपना पूरा लोन पोर्टफोलियो देखें तो पहले तो आपके पास पूरी डिटेल्स होनी चाहिए कि कितने लोन्स आपके पास है, आप कितना पे कर रहे हो। वो तो निकालना आसान है क्योंकि आपको पता है कि किस प्रकार के ईएमआई जा रहा है। और तीसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसमें कितना कैपिटल आउटस्टैंडिंग है। काफ़ी सारे लोन में क्या होता है कि हम सिर्फ ईएमआई देते जाते हैं, पर हमको पता नहीं है कि कितना कैपिटल आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि किस प्रकार का इसका एलोकेशन होता है वो भी हमें पता नहीं है। तो ये पूरा अगर डिटेल आपके पास हो तब आप फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा लोन रीपे करना है, कौन सा नहीं करना है। तो इसके बाद आप देख लीजिए कि ये सभी लोन्स में कंडीशंस क्या है, प्रीपे करने में किस में चार्ज है, किस में नहीं है, क्या बेनिफिशियल है। तो उससे आपको क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि अगर मेरे पास कोई लमसम आ जाए या मैं कहीं और से कोई कैपिटल गेन हो जो मैं यहाँ पर शिफ्ट करना चाहूँ, तो आप किस प्रकार के लोन को पहले प्रीपे करेंगे, कौन से को आप साइड पे छोड़ देंगे, किस में आपका बर्डन कम हो सकता है। उसमें एक और चीज़ आपको उसमें ये भी पता चलेगा कि अगर किसी लोन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है तो क्या उसको कहीं शिफ्ट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जा सकता है, क्या वही इंस्टीट्यूशन आपको कम रेट में रीफाइनेंस करेगी, उसके लिए एक्सपेंस क्या है। तो अगर जब तक आपके पास ये पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं होता आप ये आगे के कोई डिसीजन बराबर से ले नहीं सकते। और ये सभी एक साथ होके
आपको इसको होलिस्टिकली देखना है, यानी कि सिर्फ एक लोन पे कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, पूरी पोर्टफोलियो में सभी डिटेल्स को आप बिल्कुल। जांच हर्ष, के ऐसे में अगर किसी लोन की ईएमआई आपकी जेब पर भारी पड़ रही हो, तो जैसे कि अर्णव ने मेंशन किया, थोड़ा सा आप इंस्टीट्यूशन के साथ वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे ये वर्कआउट होता है और कैसे शिफ्ट हो सकती हैं ब्याज दरें? तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि 2-3-4 लोन ले लिए आपने, उसमें एक होम लोन है, एक ऑटो लोन है, एक दो समझो पर्सनल लोन्स हैं, और अब आपको भारी पड़ रहा है स्पेशली पर्सनल लोन की, तो एक तरीका आप कर सकते हैं कि टिपिकली अगर होम लोन पुराना है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है और आपकी इनकम बढ़ गई है, तो आप होम लोन वाले इंस्टीट्यूशन से बात करके एडिशनल लोन ले सकते हैं, जिससे दो फायदे होते हैं। एक तो उसकी ब्याज की दर कम होगी एडिशनल लोन की, शायद होम लोन से ज़्यादा हो बट पर्सनल लोन वगैरह से काफ़ी कम होगी। मोर इम्पॉर्टेंटली लॉन्गर पीरियड के लिए वो आपको दे देंगे। तो इस समय अगर आपकी दिक्कत हो रही है तो लॉन्गर पीरियड इज ओके, क्योंकि दिक्कत हो रही है, वरना लॉन्गर पीरियड इज नॉट ओके, बट चूंकि दिक्कत हो रही है तो आपको लॉन्गर पीरियड मिल जाता है। टिपिकली इन लोन्स में प्रीपेमेंट चार्ज नहीं होता, तो लॉन्गर पीरियड ले लें, फिर जब पैसा आए जब चुका दें, और आपके जो वो भारी पड़ रहा है आपको उसको आप रख सकते हैं और आपका क्रेडिट रिकॉर्ड भी खराब नहीं होता। तो ये मेरे ख्याल से एक ऑप्शन है। बाकी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अगर दूसरे ऑप्शंस नहीं है तो जल्दी से बैंक रीशेड्यूल नहीं करता। बिल्कुल, तो यानी अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास लोन लेने का एक बेहतरीन विकल्प तो है ही, लेकिन वो लेने से पहले भी आप अपनी लोन लेने की क्षमता समझ लीजिए, वो यहाँ पर बेहद अनिवार्य है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आज शामिल होने के लिए। और योर मनी दिवाली स्पेशल में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।